नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार तिवारी लेके आया हूँ आपका प्रोग्राम ये मुझे लगता है में। ये एपिसोड 3 है जो बिहार के इलेक्शन पे बेस्ड है। भाइयों, दोस्तों, आपको वोट देने से पहले अपने अतीत के बारे में ज़रूर सोचना है। आप 90 से लेके 2005 के बीच में क्या हुआ था, इसके बारे में ज़रूर जानना है। यदि आप ये बिना जाने आप वोट कास्ट करके आ गए, तो समझ लीजिए दोस्तों, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। आप अपने पैर को खूब काट रहे हो। आप अपने बच्चों को ये मजबूर कर रहे हो कि 10 से 15,000 की नौकरी करने के लिए वो बाहर जाए, जलील होए, मार खाए, बेइज्जत होए। दोस्तों, मैं कुछ घटना का जिक्र करूंगा जो 90 से लेके 2005 के बीच में घटित हुई है, जिसको लोग जंगल राज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, 4-5 घटना है जिसका मैं नाम लूंगा। एक है चंपा विश्वास, वाइफ ऑफ डीडी विश्वास। दूसरा है सिवान तेजाब कांड, सिवान तेजाब कांड। चौथा है सेनारी बाथे नरसंहार, सेनारी बाथे नरसंहार। फिर है शिल्पी जैन और गौतम सिंह गेस्ट हाउस रेप एंड मर्डर कांड। उसके बाद है अपहरण उद्योग, जो बिहार में उस समय अपहरण का एक धंधा चलाया जाता था, जिसकी सीढ़ी और संपर्क डायरेक्ट सीएम हाउस से गाइड किया जाता था। उसका पैसा भी लेन देन सब सीएम हाउस से होता था। दोस्तों, इस पांचों घटना का जो मैं जिक्र करने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुन लें, आपका रूह कपा देगा। चंपा विश्वास एक आईएएस की पत्नी थी। वो आईएएस जो बिहार गवर्नमेंट में सेक्रेटरी थे, सचिव थे। वो डीएम से भी काफी 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 सीनियर डीएम थे, आईएएस थे, जो सेक्रेटरी के पद पे थे। उनकी विश्वास थी चंपा, उनकी पत्नी थी चंपा विश्वास। चंपा विश्वास की नजर पड़ी मृत्युंजय यादव की नजर पड़ी चंपा विश्वास पे। मृत्युंजय यादव उनके साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश करने लगा। उसमें लिप्त रही मृत्युंजय यादव की मां हेमलता। एक दिन चंपा विश्वास को हेमलता फोन करती हैं, जो आरजेडी की विधायक थी। उस समय की आरजेडी की विधायक उन्हें फोन करती हैं, क्योंकि आसपास में ही रहती, सेक्रेटरी थी। तो चंपा विश्वास की पत्नी, उनका आवास और एमएलए का जो आवास था हेमलता का, आसपास में ही था। तो हेमलता ने फोन किया चंपा विश्वास को कि मेरे नौकर की तबीयत खराब हो गई है, जरा आके आप कुछ मदद कर दीजिए। चंपा विश्वास जो है ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे वो उनके घर चली गई। वो घर जैसे ही गई, रूम के अंदर घुसी, वैसे ही हेमलता ने उस दरवाजे को बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजे को बंद कर दिया, अंदर मिला उसका लड़का मृत्युंजय यादव और उसके बहुत सारे दोस्त जो आरजेडी के सदस्य थे, वो बाहर बैठे एंजॉय कर रहे थे। और अंदर मृत्युंजय यादव, विश्वास करिए, उनका रेप कर रहा था। वो रेप एक दिन का नहीं था, ये एक श्रृंखला थी जो उस दिन से शुरू हुई थी। ये 1995 की बात है, उस दिन से शुरू हुई थी, क्योंकि ये बहुत पावरफुल लोग थे। इनका डायरेक्ट कांटेक्ट था लालू यादव से, जो उस समय के मुख्यमंत्री थे। वो रेप करने के बाद उसने चंपा विश्वास को धमकी दी कि यदि तुमने ये बात किसी को भी बताई या एफआईआर कराई या पुलिस में गई, तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को मार दूंगा, तुम्हें भी मार दूंगा, तुम्हारे पति की नौकरी चली जाएगी। वो ऐसे कैसे करते करते 2 साल निकल गए। जब जी करता, मृत्युंजय यादव चंपा विश्वास के घर में जाता, रेप करता, आ जाता। जब विश्वास करता, उसके दोस्त चंपा विश्वास के घर में जाते, रेप करते और आ जाते। चंपा विश्वास ये सोच के चुप थी कि कहीं उसका मर्डर ना हो जाए या उसके पति का मर्डर ना हो जाए, उसकी नौकरी न चले जाए। उसके पूरे खानदान की फिक्र करते हुए इस बात को 2 साल तक दबाए रखा। लेकिन इसी बीच में हुआ ये कि वो फिर बच्चे की माँ बनने वाली थी, अवैध बच्चे की माँ बनने वाली थी। इसी बीच में मृत्युंजय यादव ने क्या किया, उसका नसबंदी करा दिया। नसबंदी कराने के बाद मजबूरन अब उसको अपने पति को बतानी पड़ी। जो डीडी विश्वास थे, उस समय बिहार सरकार के सेक्रेटरी थे, वो अपने पति को बताई। फिर पति ने अप्रोच किया पुलिस ऑफिसर के पास एफआईआर लॉन्च कराने के लिए। लेकिन पुलिस ऑफिसर क्या बोलता है कि चुप रहो, मत बोलो,
वो बहुत पावरफुल लोग हैं, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और उनकी एफआईआर लॉन्च नहीं की जाती है 1997 में। तब तक 2 साल वो लगातार रेप करता हुआ आ रहा है, नशबंदी करा दिया जबरदस्ती। फिर क्या हुआ, फिर क्योंकि वो सचिव थे, वो उनकी पहुंच सरकार तक थी, राज्यपाल तक थी, तो उन्होंने अपनी ये पीड़ा उस समय के गवर्नर सुंदर सिंह भंडारी के पास लेके गए, ह्यूमन राइट्स में लिखा। तो इनके इंटरफेरेंस के बाद, इंटरवेंशन के बाद पटना पुलिस ने एफआईआर लॉन्च किया। एफआईआर लॉन्च करने के बाद हेमलता की हेमलता को 3 साल की शायद सजा हुई थी और मृत्युंजय यादव को 10 साल की सजा हुई थी। और इस इस घटना को सुन के आपको बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा। ये मानिए, ये चंपा विश्वास और जो डीडी विश्वास थे, जो उनके पति, ये दलित समाज के थे। अभी ये दलित के मसीहा बने हुए हैं दोस्तों। इनके राज में कोई सुखी नहीं था, कोई भी बचा हुआ नहीं था जिस पे इन्होंने अत्याचार न किया हो। ये जब आप खुद सोचिए दोस्तों, जब एक आईएएस की पत्नी और खुद आईएएस अपनी इज्जत नहीं बचा सकता, अपनी जान नहीं बचा सकता, तो क्या आम दलित समाज का लोग इनके राज में अपनी इज्जत, सम्मान या अपनी जान बचा सकता है? कभी नहीं बचा सकता। दलित समाज के लोगों से मैं ये अपील करूंगा कि कृपया इस घटना पे अपना दिमाग डालें, अपना सोचें थोड़ा सा और फिर वोट डालें। नहीं तो दोस्तों फिर जंगल राज आया, आपको विश्वास करिए फिर यही घटना दोहराई जा सकती है। दूसरा घटना है सिवान तेजाब कांड। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एक चंद्रा बाबू, चंद्रशेखर प्रसाद उर्फ चंद्रा बाबू नाम के एक व्यापारी थे, जो ओबीसी समाज से आते थे। ओबीसी समाज से आते हैं, अभी भी जिंदा हैं वो। उनके 2 परचून की दुकान चलती थी शहर में। परचून मतलब जनरल स्टोर की दुकान चलती थी। एक दिन की बात है कि 16 अगस्त 2004 में कुछ आपराधिक तत्व आए उसके दुकान पे और 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगने की कोशिश करी। 2 लाख रुपए रंगदारी सुन के उनके बच्चे, 3 बच्चे उस समय मौजूद थे, गिरीश, सतीश और राजीव। 3 बच्चे ने सुन के उन्होंने मना कर दी। जब मना कर दी तो वो बदमाशों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दिया। मारपीट शुरू करने के बाद उसमें से एक लड़का, क्योंकि परचून की दुकान थी, दुकान में तेजाब भी अवेलेबल था, वो तेजाब उठा के उन लोगों को छिड़कने की कोशिश करी ताकि ये बदमाश भाग जाए। हुआ यूं कि वो बदमाश तीनों को उठा के लेके चले गए। उठा के लेके एक ऐसी सुनसान जगह पे लेके चले गए और उसने फोन किया किसको, उस बदमाशों ने शहाबुद्दीन साहब को, जो वहां के लोग उनको साहब बोलते हैं। वो बाहुबली नेता थे, आरजेडी से बहुत ही कनेक्टेड थे। उनको फोन किया, उन्होंने बोला कि साहब, इन्होंने, हम रंगदारी मांगने गए थे तो इन्होंने 2 लाख रुपए नहीं दिया है और उल्टा तेजाब छिड़कने की कोशिश करी है। तेजाब छिड़कने की कोशिश करी है तो उधर से ऑर्डर आया कि इसको भी तेजाब से नहलवा दो। आप दोस्तों विश्वास नहीं करोगे, एक भाई के सामने में 2 भाई को तेजाब से नहला दिया। तेजाब से नहलाने के बाद उसके अंग जब बिल्कुल जल गए, सिर्फ कंकाल रह गया, फिर उसको इन्होंने गनासे से काटे, टुकड़ा टुकड़ा बना के, और उन्होंने एक बोरी में पैक करी। बोरी में पैक करने के बाद उसमें नमक डाला और किसी ऐसे जगह पे गाड़ दिया ताकि वो पूरा हड्डी खत्म हो जाए या फिर मिले नहीं। ये जो वारदात हुआ था उसके एक भाई राजीव के सामने में हुआ था और जिसका मर्डर हुआ था वो सतीश और गिरीश थे। सामने में ऐसा कांड कर दिया उनके लोगों ने। जैसे तैसे करके राजीव ने वहां से भाग गया। भाग के वो रात भर जैसे भी छुपा रहा और अपने फादर, जो चंद्रेश्वर प्रसाद जी थे, उस समय पटना में थे, उन्होंने फोन किया कि पापा आप सिवान मत आना, नहीं तो आपका भी मर्डर हो जाएगा। 2 भाई को तेजाब से जला के मर्डर कर दिया गया है और मुझे भी वो ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद वो तीसरा भाई राजीव भी उनके हाथे चढ़ जाता है और उसका भी ये लोग मर्डर कर देते हैं। इस घटना को लेकर के, ये अपनी फरियाद को लेकर के चंद्रा बाबू सीएम हाउस भी गए, कुछ नहीं हुआ। राहुल यादव से मिले, सॉरी राहुल गांधी से मिले, कुछ नहीं हुआ। दर दर भटकते रहे। उस केस में शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा हुई थी। उसी केस में शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा हुई थी। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बरकरार रखा। अब सोच लीजिए दोस्तों, ये ओबीसी समाज के थे। उस जो ओबीसी का मसीहा बनता है,
जो यादवों का मसीहा बनता है, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि दोस्तों, जो उनके साथ हो सकता है वो आपके साथ भी हो सकता है। जब 3 भाइयों को निर्दयी तरीके से, बूचरी तरीके से काट के, जला के, नमक में डाल के जब खत्म कर दिया गया, तो आप किस खेत के मूली हैं दोस्तों? आप जरा सोचिए कि आप वैसे को वोट देंगे जो ये सब करता है या करवाता था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि जिसके जीन में आतंकवाद, नफरत, बांटना और अपने आप पैसे चुराना, चोरी करना लिखा हो, वो उसका बच्चा भी वही करेगा। आप ये भूल जाइए कि वो ये काम नहीं करेगा। तीसरा काम था दोस्तों शिल्पी जैन और गौतम सिंह गेस्ट हाउस रेप एंड मर्डर कांड। दोस्तों, एक शिल्पी जैन नाम के एक मिस पटना हुआ करती थी। उसको कुछ गुंडों ने प्रलोभन दे करके एक गेस्ट हाउस में लेके जाते हैं, जिसमें साधु यादव, जो लालू यादव उस समय के चीफ मिनिस्टर के साले हैं, उनका भी नाम आया था। इन लोगों ने उन शिल्पी जैन का मर्डर किया। उसके जब बॉयफ्रेंड को पता चला, वह पहुंचा और विरोध किया, तो उन लोगों ने उसका भी मर्डर कर दिया और इसकी पूरी गैंग ने रेप किया, फिर मर्डर कर दिया। और विश्वास करिए कुछ भी नहीं हुआ। सब लोग अब बाइज्जत बरी हो गए कोर्ट से। सोच लीजिए उस समय क्या प्रभाव होगा। ये भी जैन समाज के थे। अब मिस पटना थी, ये भी इनके फादर व्यापारी थे। ये सब कुछ करते हुए कुछ न कर पाए, सब कुछ चाहते हुए कुछ न कर पाए। अभी भी इनके फादर का दर्द गया नहीं है। इनके अपराधियों का अभी तक, अपराधियों को दंड नहीं मिला है और इनको न्याय नहीं मिला है। दोस्तों, एक और घटना, कई घटना है ऐसे तो। एक और घटना थी सेनारी नरसंहार कांड, बाथे नरसंहार कांड। आपने कभी ये सोचा है कि किसी स्टेट में नरसंहार हो सकता है? गांव के गांव लोगों को काटा जा सकता है। ये दोनों गांव में स्वर्ण जाति के लोगों का गला रेत करके मार दिया गया था। एक गांव में 34 जो ऑन रिकॉर्ड है, दूसरे गांव की संख्या की कोई लिमिट नहीं है, वो 50 से भी ज्यादा हो सकता है। नक्सली आए, काटे और भाग गए। आज तक कोई नक्सली नहीं पकड़ा गया और न ही सरकार ने पकड़ने की कोशिश करी, क्योंकि सरकार को इससे फायदा हो रहा था। सरकार ये चाहती थी कि बैकवर्ड, फॉरवर्ड, दलित आपस में बटे रहें, इस डर से उसको वोट देते रहें और वो अपना राज करता रहे, अपना बैंक खजाना झोली भरता रहे और ग्राउंड पे लोग मरते रहे, कटते रहे, उससे उसको कुछ लेना देना नहीं। आपने कभी सोचा होगा मना होता कि किसी हिसियात में कि किसी सेनारी में नरसंहार हुआ हो? जब उस समय के चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी से पूछा गया कि आप जाएंगी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये मेरे वोटर्स नहीं है, मैं वहां नहीं जाऊंगी। ये मना होता है। एक सीएम पद पे रहते हुए एक लेडीज ऐसे बोलती है कि मैं वहां नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे वोटर्स नहीं है। जीतने के बाद राज्य की पूरी जनता उसके वोटर्स होते हैं। सरकार किसी एक के लिए काम और दूसरे के लिए काम नहीं बाइफरकेट करके नहीं कर सकती। दोस्तों, एक सबसे बड़ा फेमस वहां का उद्योग हुआ करता था उस समय। लालू यादव जी ने सारे उद्योग तो बंद कर दिए, चीनी मिल बंद कर दिया, कपड़ा मिल बंद कर दिया, जूट फैक्ट्री जो बोलते थे, सीमेंट, डालमिया का सीमेंट उस समय बहुत चलता, उस सबको बंद करवा दिया। एक उद्योग उन्होंने शुरू किया जिसका नाम था अपराहन उद्योग। अपहरण उद्योग। आप विश्वास करो दोस्तों, उस समय यदि आप एक स्कूटर भी खरीदते थे, अगले दिन आपका लड़का किडनैप हो जाता था। वो दियर में मिलता था, दियर मतलब जंगल में मिलता था। आप उस स्कूटी के बराबर या स्कूटर के बराबर जब तक आप पैसा पेड न कर देते, तब तक आपका वो लड़का वापिस नहीं आता था। मान लीजिए आपका स्कूटर 50,000 का है, आपने खरीद के ले आए, अगले दिन आपका लड़का किडनैप हो गया, कम से कम 50,000 रुपए उस दियर में पहुंचाइए तो आपका लड़का वापिस आएगा, नहीं तो आपका लड़का वापिस नहीं आता था, ये मार देते थे। ऐसे ऐसे 32,000 किडनैपिंग हुए हैं इनके टेन्योर में। 90 से लेकर के 2005 के बीच में 32,000 किडनैपिंग हुआ है। और सब का फिरौती का लेन देन कहां से चलता था दोस्तों, आपको पता है? आपको पता होना चाहिए। ये सीएम हाउस से डीलिंग होती थी। बदमाश वहीं जाके बैठते थे, वहीं से डीलिंग होती थी, वहीं पैसा पहुंचता था। ये सब वहां से चलता था दोस्तों। ये सब अपहरण उद्योग उस जमाने में ऐसा हुआ करते थे। दोस्तों,
90 से लेकर के 2005 के बीच में 50,000 मर्डर हुए हैं, 50,000 मर्डर, 32,000 किडनैपिंग हुए हैं, 32,000 किडनैपिंग हुए हैं और 4500 रेप हुए हैं जो रजिस्टर्ड हैं। पता नहीं कितने अनरजिस्टर्ड केस थे जो रजिस्टर्ड नहीं होता था, जो दलित समाज के थे, ओबीसी समाज के थे या दबे कुचले थे, वो अपना रेप मर्डर का केस रजिस्टर्ड भी नहीं करा पाते थे। उनको भूल जाइए, उसके बावजूद भी 50,000 ऑन रिकॉर्ड मर्डर हुए थे, 32,000 ऑन रिकॉर्ड किडनैपिंग हुआ था और 4,500 लगभग रेप हुए थे। दोस्तों, क्या आप ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं जिनके टेन्योर में ये सब काम हुआ था? आपको सोचना है दोस्तों। यदि अभी आप नहीं सोचे तो विश्वास करिए आपकी पीढ़ी आपको गाली देगी, आपकी पीढ़ी आपको गाली देगी कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो फादर बाबाओं ने सही डिसीजन नहीं लिया, इसलिए हमें बिहार से बाहर जाना पड़ रहा है, वहाँ दलील होना पड़ रहा है, जलील होना पड़ रहा है और सम्मान खोना पड़ रहा है, मार खाना पड़ रहा है। दोस्तों, आज मैं इसी के साथ एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, माफी चाहूंगा दोस्तों, एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। जो तेजस्वी यादव ने बोला है कि सारे जीविका लोगों को 30,000 की नौकरी कर देंगे। अरे भाई साहब, इनको कैलकुलेटर कोई दे दे और बता दे कि भैया जोड़ घटाव कैसे किया जाता है, गुणा भाग कैसे किया जाता है। यदि ये कुछ पढ़े लिखे रहते तो इनके पता चलता है कि ये जो बोल रहे हैं इसका क्या मतलब बोल रहे हैं। पहले तो इन्होंने बोल दिया कि 2,97,00,000 फैमिली को ये रोजगार देंगे, जिसकी लागत सिर्फ सैलरी में 12,76,000 करोड़ का आएगा और बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ है। दोस्तों, उसमें 12,76,000 करोड़ जो सैलरी और पेंशन में जाएगा बजट इनके नौकरी देने के बाद, उसमें 2,700 करोड़ और जोड़ लीजिए। एक वो तो दे नहीं पा रहे हैं, 2,700 करोड़ और देने का ब्लफ दावा कर दिया है। आप इनके ब्लफ पे नहीं जाइएगा, ये बिल्कुल ब्लफ बोल रहे हैं, झूठे बोल रहे हैं, ये मक्कार लोग हैं। ये इनका परिदृश्य और इनके डीएनए में ये सब बसा हुआ है, झूठापन, चोरी, डकैती, झूठ बोलना, ब्लफ देना। आप इनके बहकावे में नहीं जाइएगा दोस्तों। आपको सोचना है कि आपके पास क्या विकल्प है। आपके पास एक ही विकल्प है अभी के डेट में, वो है जन सुराज। यदि आप जन सुराज पार्टी को विजयी न बनाए, आप अपने लेवल पे जो एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप कंपैरिजन करके वोट नहीं दिए तो आप विश्वास करिए आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जन सुराज ने वैसे लोगों को ही टिकट दिया है जो अच्छे हैं, जो समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, जो समाज के लिए अपना सेक्रीफाइस कर सकते हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया है जो चोरी करते हो, डकैती करते हो, बालू माफिया हो, ठेकेदार हो, लौंडियाबाजी करते हो। ऐसे लोगों को उन्होंने टिकट नहीं दिया है। इसी के साथ मैं अलविदा चाहूंगा इस वीडियो के बाद, और फिर मैं लेके आऊंगा एक नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सोचिए और वोट दीजिए। आप अब की बारी नहीं सोचे दोस्तों, बहुत पछताओगे। धन्यवाद।